नमस्कार और स्वागत है आज की इस चर्चा में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हिंदी में कहें तो आपके अवचेतन मन की शक्ति। जी। 1963 में आई थी ये किताब, लेकिन कमाल की बात है आज भी उतनी ही रेलेवेंट है ना? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी बातें आज भी उतनी ही लागू होती हैं। हमारे पास इस पर कुछ लेख और वीडियो समरीज भी हैं, तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि ये अवचेतन मन आखिर है क्या भला। हाँ, इसकी ताकत कितनी है और क्या सच में हम इसे साध कर अपनी सेहत, पैसे, रिश्ते, कामयाबी सब कुछ बदल सकते हैं? क्या चाबी हमारे अंदर ही है? निश्चित रूप से। डॉक्टर मर्फी का जो मूल सिद्धांत है वो यही कहता है, हमारे अंदर मन का एक हिस्सा है अवचेतन मन। ये हमारे गहरे विश्वासों को और जो विचार हम बार बार सोचते हैं उनको बिना किसी सवाल के, बिना तर्क के सच मान लेता है। बिना तर्क के? अच्छा। हाँ, बस उन पर अमल करता है। आप समझ लीजिए, ये एक बहुत ही शक्तिशाली, एक अदृश्य साथी है जो लगातार हमारी जिंदगी की स्क्रिप्ट को हकीकत बना रहा है, चाहे हमें पता हो या ना हो। अच्छा, ये तो सुनने में ही बहुत पावरफुल लग रहा है। थोड़ा और समझते हैं इसको। ये चेतन और अचेतन मन, इन दोनों में क्या फर्क है? हम तो बस दिमाग की बात करते हैं ना आमतौर पर। हाँ, बिल्कुल। देखिए, डॉक्टर मर्फी एक मॉडल देते हैं इसे समझाने के लिए। हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, वो है जिसे हम जागते हुए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। सोचना, विश्लेषण करना, कोई फैसला लेना, योजना बनाना, ये हमारी 5 इंद्रियों से जानकारी लेता है। देखना, सुनना, सूंघना वगैरह। लेकिन दिलचस्प बात क्या है, मर्फी के मॉडल के हिसाब से इसके पास हमारी कुल मानसिक शक्ति का सिर्फ लगभग 10% ही होता है। क्या? सिर्फ 10%? ये तो बहुत ही कम है। तो बाकी 90% शक्ति फिर कहाँ है? हाँ, वही है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारी जागरूकता के, समझ लीजिए, पर्दे के पीछे काम करता है। पर्दे के पीछे? हाँ, ये तर्क नहीं करता, कोई बहस नहीं करता, बस सुझावों को स्वीकार कर लेता है। अच्छा। शरीर की जितनी भी ऑटोमेटिक क्रियाएं हैं, जैसे सांस लेना, हाँ, दिल का धड़कना, बिल्कुल, खाना पचाना, ये सब इसी के कंट्रोल में है। हमारी जो गहरी आदतें हैं, हमारे पक्के विश्वास, हमारी भावनाएं, उनका भंडार है ये। और हमारी लंबी यादें सब यहीं स्टोर होती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कभी सोता नहीं है। 24 घंटे 7 दिन काम करता रहता है। ये 10% और 90% वाली बात भले ही ये समझने का एक तरीका हो, पर ये इशारा तो बहुत बड़ा है कि हम अपनी ज्यादातर कैपेसिटी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। सही कहा। मतलब अगर हम सिर्फ अपने चेतन, लॉजिकल दिमाग पर डिपेंड करते हैं तो हम अपनी गाड़ी सिर्फ 10% फ्यूल पे चला रहे हैं। बिल्कुल, यही बात है। असली ताकत तो तब मिलेगी जब ये दोनों मन मिल जाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसे समझने के लिए ना एक बहुत अच्छी उपमा दी जाती है। मान लीजिए आपका पूरा मन एक जहाज है। ठीक है। तो चेतन मन उस जहाज का कप्तान है। वो तय करता है कि कहाँ जाना है, लक्ष्य क्या है, और वो आदेश देता है। और अवचेतन मन, वो उस जहाज का इंजन रूम और पूरा क्रू है। अच्छा। वो कप्तान के आदेशों पर सवाल नहीं उठाते, बस पूरी लगन से उन आदेशों को पूरा करते हैं और जहाज को उसी दिशा में ले जाते हैं। अवचेतन मन खुद फैसला नहीं लेता, वो तो बस कप्तान यानी चेतन मन ने जो नक्शे दिए हैं, जो विश्वास दिए हैं, जो आदतें बना दी हैं, उनके आधार पर काम करता रहता है। ये बात सोचने वाली है कि अगर हमारा अवचेतन मन बिना हमारे ध्यान दिए हमारे शरीर को चलाने जैसे इतने मुश्किल काम कर सकता है, सांस लेना, दिल धड़काना, जी, तो क्या वो हमारी इच्छाओं को पूरा करने में मदद नहीं कर सकता? क्या ये सिर्फ एक मशीन है जो शरीर चलाती है, या फिर ये हमारे सपनों को हकीकत बनाने वाला कोई अलादीन का चिराग भी है? ये सिर्फ मशीन नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का, हमारे अंदर जो गहरे संस्कार हैं, जो छाप हैं, उनका भंडार है। और यहीं से विचारों और सुझावों की शक्ति का खेल शुरू होता है। अच्छा। ये सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, ये हमारी बाहरी दुनिया को भी, हमारे हालात को भी प्रभावित कर सकता है। हाँ, मैंने सुना है कई बार लोग कहते हैं जो सोचोगे वही बनोगे। क्या ये सिर्फ एक कहावत है या इसके पीछे वाकई कोई साइंस है? कैसे, मतलब कैसे हमारे विचार हकीकत बन जाते हैं? नहीं, ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये अवचेतन मन के काम करने का तरीका ही है। देखिए, जब हम किसी भी विचार को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, बार बार दोहराते हैं और उस पर अपनी भावनाएं जोड़ देते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे एक निर्देश की तरह, एक ब्लूप्रिंट की तरह मान लेता है। अच्छा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, वो तर्क नहीं करता,
वो ये नहीं पूछता कि ये सच है या झूठ, वो तो बस उसे हकीकत बनाने में लग जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि मन एक उपजाऊ जमीन जैसा है। बिल्कुल। डॉक्टर मर्फी यही कहते हैं, आपका मन एक बगीचा है, आप उसके मालिक हैं। आप दिन भर उसमें विचार रूपी बीज बो रहे हैं। अगर आप अच्छे, सकारात्मक, सेहत वाले विचार बोएंगे तो जिंदगी में वैसी ही अच्छी फसल मिलेगी, खुशी, सफलता, अच्छी सेहत। और अगर अनजाने में भी आप नकारात्मक, डर वाले, शक वाले, जलन वाले बीज बोते रहेंगे तो जिंदगी में वही कांटे और कड़वे फल मिलेंगे। सीधी सी बात है, आप गेहूं बोकर कांटे तो नहीं उगा सकते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका मन खेत है, बीज अच्छे बोइए। यही बात है। इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट सा लग रहा है। जरूर जरूर। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, परीक्षा आने वाली है और वो लगातार सोच रहा है, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे याद ही नहीं होता, मैं उतना होशियार नहीं हूं। होता है ऐसा। हाँ, अब ये विचार जब वो बार बार दोहराता है तो उसके अवचेतन मन में बैठ जाते हैं। नतीजा क्या होता है? परीक्षा के समय शायद उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाए, उसे घबराहट होने लगे और उसके फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा। दूसरी तरफ, अगर कोई स्टूडेंट आत्मविश्वास से सोचे, मैंने अच्छी तैयारी की है, मुझे सब याद रहेगा, मैं जरूर सफल होऊंगा, तो उसका अवचेतन मन उसे शांत रहने में मदद करेगा, पढ़ी हुई बातें याद रखने में मदद करेगा और उसका प्रदर्शन बेहतर होगा। तो ये सिर्फ हमारे अपने विचार नहीं बल्कि सुझावों का भी खेल है इसमें। आपने सुझाव की शक्ति या पावर ऑफ सजेशन का जिक्र किया था। हाँ, बिल्कुल। अवचेतन मन सुझावों के लिए बहुत रिसेप्टिव होता है, बहुत ग्रहणशील होता है। ये सुझाव दो तरह के होते हैं मोटे तौर पर। अच्छा। एक है आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन, यानी वो सकारात्मक बातें जो हम खुद से कहते हैं। आजकल इन्हें एफर्मेशंस भी कहते हैं। हाँ, सुनाए हैं। और दूसरा है बाहरी सुझाव, हेट्रो सजेशन, यानी वो सुझाव जो हमें दूसरों से मिलते हैं या अपने माहौल से, मीडिया से मिलते हैं। एफर्मेशंस, इसका कोई असरदार उदाहरण है आपके पास? हाँ, स्रोतों में एक ओपेरा गायिका का जिक्र आता है। उसे स्टेज पर जाने से भयानक डर लगता था। गला सूख जाता था, हाथ पैर कांपने लगते थे। उसने एक तकनीक अपनाई। वो दिन में कई बार और खासकर सोने से ठीक पहले खुद को आईने में देखती और कहती, मैं एक बेहतरीन गायिका हूं, मैं शांत हूं, आत्मविश्वास से भरी हूं, मैं दर्शकों का दिल जीत लूंगी। अच्छा। उसने सिर्फ कहा नहीं, इन वाक्यों को पूरी भावना से महसूस किया और नतीजा, न सिर्फ उसका डर चला गया बल्कि उसने एक बड़ी प्रतियोगिता में पहला इनाम भी जीता। ये थी आत्मसुझाव की शक्ति। कमाल है। और ये बाहरी सुझाव, ये कैसे काम करते हैं? बाहरी सुझाव वो हैं जो हमारे आसपास के लोग हमें देते हैं या जो हम टीवी पर देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं। अगर कोई बार बार कहता है तुम ये नहीं कर सकते या ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तो ये नकारात्मक सुझाव भी हमारे अवचेतन मन में अपनी जगह बना सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि पॉजिटिव माहौल में रहना चाहिए और नेगेटिव लोगों या बातों से बचना चाहिए। सही बात है। एक कहानी नीना नाम की लड़की की है। उसने दुकान में एक महंगा बैग देखा। पहले तो मन में आया, अरे मेरे पास तो इसे खरीदने के पैसे ही नहीं है। ये एक तरह का नकारात्मक सुझाव था। हाँ। लेकिन उसे डॉक्टर मर्फी की बात याद आ गई। उसने फौरन अपनी सोच बदली और पूरे विश्वास से कहा, यह बैग मेरा है, मैं इसे स्वीकार करती हूं। उसने इसे सिर्फ कहा नहीं बल्कि महसूस किया कि वो बैग उसका हो गया है। और फिर उसी शाम उसके मंगेतर ने उसे वही बैग गिफ्ट में दे दिया। उसके सकारात्मक विश्वास ने, उस भावना ने अवचेतन मन को रास्ता बनाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अगर सकारात्मक सोच इतनी शक्तिशाली है तो इसका मतलब हुआ कि नकारात्मक सोच का खतरा भी उतना ही बड़ा होगा, शायद ज्यादा भी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर मर्फी तो नकारात्मक सोच को जहर मानते हैं। लगातार चिंता करना, डरना, किसी के बारे में बुरा सोचना, खुद को कोसते रहना, ये सब धीरे धीरे हमारे अंदर जमा होता है। और ये न सिर्फ मानसिक अशांति लाता है बल्कि शारीरिक बीमारियों का कारण भी बन सकता है। कैसे बीमार हो सकता है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? हाँ, आजकल तो इस पर बहुत रिसर्च हो रही है। साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी जैसे फील्ड्स इसी को स्टडी करते हैं कि कैसे हमारी सोच, हमारी भावनाएं हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती हैं। अच्छा। लेकिन डॉक्टर मर्फी के समय से ये बात मानी जाती थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आंकड़े भी यही दिखाते हैं कि बहुत सारी बीमारियां, शायद 85% से भी ज्यादा, वो साइकोसोमैटिक होती हैं, मनोदैहिक, यानी मन से जुड़ी हुई। हाँ, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं मन में होती हैं, तनाव में, चिंता में, दबी हुई भावनाओं में। जब मन बीमार होता है तो शरीर पर उसका असर दिखना लाजमी है। इसलिए मन को स्वस्थ रखना, सकारात्मक रखना,
शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही जरूरी है। ये सब जानकर ऐसा लग रहा है कि अवचेतन मन वाकई एक जमीन की तरह है जिस पर हमारे विचार उगते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम जानबूझकर कॉन्शियसली इसमें सही बीज कैसे डालें? हाँ, सही सवाल है। इसे अपनी मर्जी से कैसे साधा जा सकता है? क्या इसकी कोई खास तकनीकें बताई हैं डॉक्टर मर्फी ने? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर मर्फी ने कई तकनीकों का जिक्र किया है जिनसे हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रोग्राम कर सकते हैं, उसे अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सकते हैं। अच्छा। पहली और शायद सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है मानसिक चित्रण यानी विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब कल्पना करना, इमेजिन करना। सिर्फ कल्पना करना नहीं, बल्कि अपनी मनचाही चीज या जो नतीजा आप चाहते हैं उसे अपने मन की आंखों से एकदम साफ साफ देखना, जैसे वो पहले ही सच हो चुका हो। अच्छा, जैसे मूवी देख रहे हो? हाँ बिल्कुल, और सिर्फ देखना नहीं, उसे पूरी तरह महसूस करना, उससे जुड़ी खुशी, संतुष्टि, वो एहसास। जैसे महान आविष्कारक निकोला टेस्ला थे ना? हाँ, कहा जाता है कि वो अपने आविष्कार बनाने से पहले उन्हें अपने दिमाग में पूरी डिटेल में चलते हुए देखते थे, हर पुर्जा कैसे काम कर रहा है उसे महसूस करते थे। अरे वाह। एक और तकनीक है मेंटल मूवी मेथड। आप अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए एक छोटी सी फिल्म अपने दिमाग में चलाएं, जिसमें आप हीरो हों और सब कुछ वैसा ही हो रहा हो जैसा आप चाहते हैं। आपने महसूस करने पर बहुत जोर दिया। क्या सिर्फ सोचना या देखना काफी नहीं है? ये फीलिंग, ये भावना इतनी जरूरी क्यों है? क्या यही वो स्विच है जो अवचेतन मन को जगाता है, लॉजिक की जगह? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हाँ, भावना ही वो चाबी है। देखिए, अवचेतन मन जो है ना, वो तर्क की भाषा नहीं समझता, वो भावनाओं की भाषा समझता है। अच्छा। जब आप किसी विचार के साथ गहरी भावना जोड़ते हैं, चाहे वो खुशी की हो, विश्वास की हो, प्यार की हो, तो वो विचार अवचेतन मन तक बहुत तेजी से और बहुत गहराई से पहुंचता है। बिना भावना के विजुअलाइजेशन या अफर्मेशन वो बस खोखले शब्द रह जाते हैं। उन्हें सच मानकर पूरी शिद्दत से महसूस करना ही उन्हें शक्तिशाली बनाता है। समझ गए। तो विजुअलाइजेशन के अलावा और क्या तरीके हैं? एफर्मेशंस का जिक्र तो पहले हुआ था। हाँ, सकारात्मक पुष्टि यानी एफर्मेशंस ये दूसरी बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है। ये छोटे स्पष्ट पॉजिटिव वाक्य होते हैं जिन्हें हम वर्तमान काल में दोहराते हैं। जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ, मेरे पास भरपूर पैसा है, मेरे रिश्ते प्यार भरे हैं। इन्हें बार बार दोहराने से, खासकर जब मन शांत हो और ग्रहणशील अवस्था में हो, तो ये धीरे धीरे अवचेतन मन के नए विश्वास बन जाते हैं। इसका कोई ऐसा उदाहरण है जिसने वाकई काम किया हो, मतलब प्रैक्टिकल? हाँ, किताब में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसे टीबी हो गया था। गंभीर था मामला। उसने लगातार एक वाक्य दोहराना शुरू किया, मैं पूर्ण, सिद्ध, शक्तिशाली, प्रेममय, सामंजस्यपूर्ण और खुश हूं। काफी लंबा वाक्य है। हाँ, लेकिन उसने इसे दिन रात पूरे विश्वास और पूरी भावना से दोहराया और कुछ ही समय में वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। डॉक्टरों के लिए ये एक चमत्कार जैसा था। गजब। इन एफर्मेशंस को दोहराने का कोई खास समय होता है या कभी भी कर सकते हैं? वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे असरदार समय माना जाता है रात को सोने से ठीक पहले के कुछ मिनट। अच्छा। और सुबह जागने के तुरंत बाद के कुछ मिनट। ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय हमारा चेतन मन, हमारा लॉजिकल माइंड थोड़ा शांत होता है और अवचेतन मन ज्यादा जागृत और रिसेप्टिव होता है, सुझावों को आसानी से ग्रहण कर लेता है। मर्फी के अनुसार इस समय अवचेतन मन 95% तक सक्रिय होता है। अच्छा, 95%? हाँ, कुछ लोग तो अपनी एफर्मेशंस रिकॉर्ड करके रात को सोते समय धीमी आवाज में ईयरफोन से सुनते भी हैं, लूपर लगाकर, ताकि वो सीधे अवचेतन तक पहुंचे। ये भी एक तरीका है। तो विजुअलाइजेशन हो गया, एफर्मेशंस हो गए, और प्रार्थना के बारे में क्या? पूजा, प्रार्थना, क्या वो भी इसी सिद्धांत पर काम करती है? निश्चित रूप से। सच्ची प्रार्थना सिर्फ शब्दों को रटना नहीं है। डॉक्टर मर्फी के अनुसार असरदार प्रार्थना में 2 चीजें होनी ही चाहिए, गहरा विश्वास, फेथ, और तीव्र भावना, फीलिंग। जब आप पूरे विश्वास के साथ ये महसूस करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, आपको वो चीज मिल गई है, तो आप अपने अवचेतन मन को एक बहुत शक्तिशाली संदेश भेज रहे होते हैं। ये वही मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो, आस्क, बिलीव, रिसीव वाला सिद्धांत है। इसका कोई उदाहरण जहां प्रार्थना ने वाकई काम किया हो? हाँ, लॉस एंजलिस की एक महिला की कहानी बताई गई है। उसे एक गंभीर हृदय रोग था, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। डॉक्टर काफी चिंतित थे। उसने पूरी आस्था से प्रार्थना की। उसने कल्पना की कि उसकी दिवंगत माँ उसके पास है, उसे आशीर्वाद दे रही है।
और वो खुद से कहती रही, मेरी माँ मेरे साथ है और जब तक वो साथ है मैं बीमार नहीं रह सकती। वाह! ये उसका अटूट विश्वास था, उसकी भावना थी। और कुछ ही हफ्तों में जब मेडिकल जांच हुई तो पाया गया कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। ये विश्वास की शक्ति थी जिसने अवचेतन मन को हीलिंग के लिए सक्रिय कर दिया। कमाल है। तो ये सारी तकनीकें, विजुअलाइजेशंस, अफर्मेशंस, प्रार्थना, ये सब एक ही दिशा में काम कर रही हैं, अवचेतन मन को पॉजिटिव मैसेज देना। बिल्कुल, और ये एक दूसरे को सपोर्ट भी करती हैं। विजुअलाइजेशन आपकी प्रार्थनाओं और एफर्मेशंस में जान डालता है, उन्हें इमोशनल पावर देता है। सही समय पर अभ्यास करने से उनका असर बढ़ जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है कि अवचेतन मन हमेशा सुन रहा है, हमेशा काम कर रहा है। अच्छा। हाँ, इसलिए जैसे ही कोई नेगेटिव विचार मन में आए, उसे तुरंत पहचानना, उसे रोकना और उसे एक पॉजिटिव विचार से बदलना, ये बहुत जरूरी है। अपने मन के बगीचे की देखभाल लगातार करनी पड़ती है। इन तकनीकों की शक्ति दिखाने वाले कुछ और असली जिंदगी के उदाहरण है क्या? कुछ कहानियां तो मतलब यकीन करना मुश्किल होता है। हाँ, कई हैं। डॉक्टर मर्फी ने खुद दावा किया है कि उन्होंने अपने एक त्वचा रोग सार्कोमा को इसी शक्ति से ठीक किया था। अच्छा। ओपेरा गायक एंड्रू कैरुसो का स्टेज के डर पर काबू पाना हमने देखा ही। लेकिन सबसे हैरान करने वाले किस्सों में से एक है मॉरिस गुडमैन का। उन्हें मिरेकल मैन भी कहा जाता है। मिरेकल मैन, ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? 1981 में उनका प्लेन क्रैश हो गया था। रीढ़ की हड्डी टूट गई, गर्दन टूट गई, डायफ्राम फट गया, बोलने और निगलने की क्षमता चली गई, पूरी तरह पैरालाइज्ड। हे भगवान। डॉक्टर ने कहा कि वो शायद कभी हिल भी नहीं पाएंगे और अगर जिए भी तो वेंटिलेटर के सहारे। लेकिन मॉरिस ने अपने मन में ठान लिया, मैं क्रिसमस तक चलकर हॉस्पिटल से बाहर जाऊंगा। लेकिन वो तो हिल भी नहीं सकते थे। हाँ, शरीर से नहीं, लेकिन अपने दिमाग में वो लगातार खुद को चलते हुए देखते रहे, स्वस्थ होते हुए देखते रहे। वो अपने अवचेतन मन को लगातार निर्देश देते रहे और अविश्वसनीय रूप से लगभग 8 महीने बाद क्रिसमस के आसपास वो सचमुच अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकले। क्या बात है, ये तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। हाँ, ये इच्छा शक्ति और अवचेतन मन पर विश्वास का जीता जागता सबूत है। और चिकित्सा के क्षेत्र में कोई और उदाहरण? हाँ, 19वीं सदी में एक स्कॉटिश सर्जन थे डॉक्टर जेम्स एसडेल। उन्होंने भारत में सैकड़ों ऑपरेशन किए थे, वो भी एनेस्थीसिया के आविष्कार से पहले। बिना एनेस्थीसिया के? कैसे? वो मरीजों को सर्जरी से पहले गहरे मानसिक सुझाव देते थे कि उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होगा, और वो बिना दर्द महसूस किए सर्जरी करवा लेते थे। ये दिखाता है कि सुझाव से शारीरिक दर्द को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अद्भुत। डॉक्टर बोनहाइम के भी कई किस्से हैं, जैसे उन्होंने सिर्फ एक थर्मामीटर मुंह में रखकर और मरीज को ये यकीन दिलाकर कि ये कोई जादुई इलाज है, एक लकवाग्रस्त जीभ को ठीक कर दिया। सिर्फ यकीन दिलाकर? हाँ, या सिर्फ सुझाव देकर एक लड़की की खोई हुई आवाज लौटा दी। ये सब अवचेतन मन के विश्वास और सुझाव पर प्रतिक्रिया करने की जबरदस्त क्षमता को दिखाते हैं। ये तो हुए सेहत और हीलिंग के चमत्कार। क्या जिंदगी के दूसरे हिस्सों में, जैसे पैसा कमाना हो या सफलता पाने हो, उसमें भी ये सिद्धांत काम करते? बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं। धन के मामले में सिद्धांत क्या है? अमीर महसूस करके आप धन को आकर्षित करते हैं। अमीर महसूस करके? हाँ, सिर्फ ये सोचने की बजाय कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, ये महसूस करना कि आप पहले से ही समृद्ध हैं, आपके पास बहुतायत है, एक शक्तिशाली एफर्मेशन है। दिन रात मैं अपने सभी हितों में समृद्ध हो रहा हूं। पैसे को लेकर समाज में कई गलत धारणाएं भी हैं, जैसे पैसा सारी बुराई की जड़ है। हाँ, सुना है। इन धारणाओं को बदलना जरूरी है। पैसा अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा, वो बिजली की तरह है, एक न्यूट्रल ऊर्जा। उसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए भी हो सकता है, बुरे के लिए भी। कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं पर एक इनकम लेवल से ऊपर नहीं बढ़ पाते। क्या इसमें भी मानसिकता का कोई रोल है? निश्चित रूप से। कई बार हम अनजाने में अपने मन में अपनी कमाई की एक सीमा तय कर लेते हैं। मैं तो बस इतना ही कमा सकता हूं। इस मेंटल ब्लॉक को तोड़ना जरूरी है। अच्छा। डॉक्टर मर्फी दौलत शब्द को रात को सोने से पहले लोरी की तरह दोहराने का सुझाव देते हैं, ताकि समृद्धि का विचार अवचेतन में गहरा उतर जाए। और हाँ, जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना, कृतज्ञता दिखाना, ये और ज्यादा प्रचुरता को आकर्षित करता है। और सफलता, कामयाबी के बारे में क्या उसका भी कोई मानसिक फॉर्मूला है? हाँ, डॉक्टर मर्फी सफलता के 3 जरूरी कदम बताते हैं। पहला, वो काम ढूंढिए जिससे आपको सच में प्यार है, जिसे करने में आपको मजा आता है। दूसरा, उस काम में स्पेशलाइजेशन हासिल कीजिए। अपने फील्ड के बेस्ट लोगों से सीखिए और खुद भी बेस्ट बनने की कोशिश कीजिए। ठीक है। और तीसरा?
और तीसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये सुनिश्चित कीजिए कि आपका काम सिर्फ आपके अपने फायदे के लिए ना हो, बल्कि उससे बड़े पैमाने पर मानवता का भी कुछ भला हो। सच्ची सफलता तभी मिलती है जब आप दूसरों की जिंदगी में भी कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड करते हैं। ये बहुत गहरी बात है। इसका कोई उदाहरण है जहां किसी ने अपनी सोच बदलकर ऐसी सफलता पाई हो? एक 16 साल के लड़के टॉड की कहानी है। वो पढ़ाई में बहुत कमजोर था, खुद को बेवकूफ समझता था और स्कूल छोड़ने की सोच रहा था। अच्छा। उसके पिता ने उसे अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बताया और रोज रात सोने से पहले ये दोहराने को कहा, मेरा अवचेतन मन मेरी याददाश्त का भंडार है, मुझे परीक्षा के लिए जो कुछ भी जानना जरूरी है वो सब मुझे याद रहेगा। उसने ऐसा करना शुरू किया। साथ में उसने कल्पना की कि उसके टीचर और माता पिता उसे बधाई दे रहे हैं। और जानते हैं क्या हुआ? क्या? कुछ ही महीनों के अंदर वो लड़का जो फेल होने वाला था, अपनी क्लास के टॉप स्टूडेंट्स में गिना जाने लगा। उसने अपनी अंदरूनी प्रोग्रामिंग बदल दी थी। वाह, ये तो कमाल है। रिश्तों के मामले में ये कैसे काम करता है? क्या हम मनचाहा पार्टनर आकर्षित कर सकते हैं या जो रिश्ते बिगड़ गए हैं उन्हें सुधार सकते हैं? सिद्धांत बिल्कुल वही है। अगर आप एक आइडियल लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो उन गुणों की एक साफ तस्वीर अपने मन में बनाएं जो आप अपने साथी में चाहते हैं। ईमानदारी, वफादारी, प्यार, खुशी। उन गुणों को महसूस करें और विश्वास रखें कि ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है या आ चुका है। और जो मौजूदा रिश्ते हैं उन्हें सुधारने के लिए दूसरे व्यक्ति के प्रति मन ही मन पॉजिटिव विचार और भावनाएं भेजें। आलोचना करने के बजाय। हाँ, आलोचना या नाराजगी की बजाय उनके अच्छे गुणों पर ध्यान दें। कर्म का नियम भी तो यही कहता है, आप जो ऊर्जा बाहर भेजते हैं वही लौट कर आती है। और रिश्तों में जो कड़वाहट आती है वो अक्सर माफ न कर पाने की वजह से भी आती है। क्षमा, फॉरगिवनेस, उसका क्या महत्व है? क्षमा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी। मन में किसी के लिए गांठ बांध कर रखना, गुस्सा या नाराजगी पालना, ये खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। ये नेगेटिव भावनाएं हमारे अवचेतन मन में जहर की तरह काम करती हैं। दूसरों को माफ करने से और खुद की गलतियों को माफ करने से मन हल्का होता है, शांति मिलती है और रिश्ते भी बेहतर होते हैं। इसका कोई उदाहरण? जॉन नाम के एक व्यक्ति का उदाहरण है। वो अपने सहकर्मियों से बहुत चिढ़ता था, जिससे उसकी सेहत खराब रहने लगी थी। जब उसने उन्हें माफ करने का और उनके लिए अच्छा सोचने का अभ्यास किया तो ना सिर्फ उसे मानसिक शांति मिली बल्कि ऑफिस में उसके रिश्ते भी सुधर गए। ये तो बहुत जरूरी बात है। अच्छा, डर पर काबू पाने के लिए भी क्या यही तकनीक काम आती है? जैसे किसी को पानी से डर लगता है या ऊंचाई से या पब्लिक स्पीकिंग से? हाँ, विजुअलाइजेशन यहाँ बहुत कारगर है। जिस चीज से डर लगता है उसकी कल्पना करें कि आप उसे सफलतापूर्वक कर रहे हैं, शांति से, आत्मविश्वास से। जैसे अगर किसी को तैरने से डर लगता है तो वो कल्पना करे कि वो आराम से पानी में तैर रहा है, उसे मजा आ रहा है। एक लेखक थे जिन्हें स्टेज पर बोलने से डर लगता था। उन्होंने कल्पना करना शुरू किया कि वो मंच पर हैं, आत्मविश्वास से बोल रहे हैं और लोग उनकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। कुछ ही समय में उनका डर चला गया। अच्छा। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि एक होता है सामान्य डर, जैसे ऊंचाई से गिरने का स्वाभाविक डर, और एक होता है असामान्य या सीखा हुआ डर, जैसे पानी का डर, जो शायद किसी बुरे अनुभव से आया हो। इस सीखे हुए डर को विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन से बिल्कुल बदला जा सकता है। ये तो अद्भुत है कि ये एक सिद्धांत जिंदगी के इतने सारे पहलुओं पर लागू होता है, यहाँ तक कि वैज्ञानिक खोजों में भी। आपने कुछ कहा था? हाँ बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि महान वैज्ञानिक खोजें या आइडियाज तब आते हैं जब वैज्ञानिक आराम कर रहे होते हैं या सो रहे होते हैं। अच्छा। इसका एक बहुत फेमस उदाहरण है जर्मन रसायन शास्त्री फ्रेडरिक केक्युले का। वो बेंजीन की आणविक संरचना, उसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे थे, पर बात बन नहीं रही थी। एक दिन वो आग के सामने बैठे ऊँघ रहे थे, तभी उन्हें सपने में एक सांप दिखाई दिया जो अपनी ही पूंछ को काट रहा था, एक गोल घेरे में। अजीब सपना है। हाँ, लेकिन इस अजीब से सपने से उन्हें अचानक बेंजीन रिंग की संरचना का आइडिया आया। ऐसा माना जाता है कि उनका चेतन मन थक गया था, पर अब चेतन मन उस प्रॉब्लम पर काम करता रहा और उसने सपने के जरिए जवाब दिया। वाह! तो कुल मिलाकर आज की इस सारी बातचीत का निचोड़ सार यही लगता है कि हमारे अंदर एक अविश्वसनीय शक्ति छुपी हुई है। हाँ, हमारे अवचेतन मन की शक्ति। और इस शक्ति को दिशा कौन देता है? हमारे विचार, हमारे विश्वास और हमारी भावनाएं। बिल्कुल। अनजाने में हम अपनी दुनिया खुद ही बना रहे हैं, तो क्यों ना जानबूझकर इसे बेहतर बनाएं? बिल्कुल सही कहा। हम अपने जीवन के निर्देशक हैं। कहानी क्या होगी ये काफी हद तक हमारे हाथ में है। सबसे जरूरी है अपने विचारों के प्रति जागरूक रहना,
खासकर सोने से पहले और जागने के बाद। अपने मन के बगीचे की देखभाल करना, उसमें पॉजिटिव बीज बोना और नेगेटिव खरपतवार को हटाते रहना। खुशी कहीं बाहर से नहीं आती, वो अंदर का एक चुनाव है। और हाँ, अतीत की गांठों को खोलना, माफ करना, ये भविष्य को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब सुनने के बाद मैं अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिए, अगर हमारा अवचेतन मन हमारे व्यक्तिगत विश्वासों को हकीकत में बदल सकता है, तो हमारे समाज के, हमारी संस्कृति के जो सामूहिक विश्वास हैं, हमारी जो साझा मान्यताएं हैं, हमारे साझा डर हैं, वो सब मिलकर हमारी दुनिया को, हमारे समाज की हकीकत को किस तरह आकार दे रहे होंगे। इस पर जरूर सोचिएगा, अपने विचारों पर ध्यान दें और हमेशा सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें।